हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो सेकंड पेपर है विद्युत चुंबकिकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये 50 नंबर का पेपर है और इसके अंदर जो 5 यूनिट आती है उसका किस प्रकार डिवाइड कर रखा है। पूरी बुक में तो अपने 8 लेसन है। अब इन 8 लेसन में 5 यूनिट को किस प्रकार से बांटा गया है वो देखते हैं। फिर टाइम खराब ना करते हुए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी सी बुक है और बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना। और यदि आपका कोई छोटा भाई बहन या खुद आप 11 या 12th में पढ़ते हैं तो आपके जो मेरा चैनल है फिजिक्स बाय डीके सर बूंदी, उस पर लेक्चर पड़े हुए अलग अलग चैप्टरों के। तो जितने अभी चैप्टर अवेलेबल है उनको आप पढ़िए लॉकडाउन में। और कुछ और भी पढ़ने हैं, आपको कोई जल्दी पढ़ना है, प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिख दें तो उसका हम वीडियो बना के डाल देंगे। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ पेपर के बारे में, फिर उसके बाद जस्ट फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी सी बुक है, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ना, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। देखिए आगे विद्युत चुंबकिकी, इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है अदिश और सदिश क्षेत्र। फर्स्ट यूनिट है 16 नंबर की। 16 नंबर क्वेश्चन बनते हैं इससे। 16 नंबर कैसे सर? 2 क्वेश्चन आते हैं आधे आधे नंबर के, प्लस एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। क्वेश्चन 1 नंबर 5, 2 क्वेश्चन आधे आधे नंबर, प्लस 10 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो टोटल हो गया ये 16 नंबर, अदिश और सदिश क्षेत्र। सेकेंड यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं, स्थिर विद्युत की और पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत की और पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। थर्ड यूनिट है उसका नाम है स्थिर विद्युत क्षेत्र। स्थिर विद्युत क्षेत्र। फोर्थ यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं, चुंबकिकी, पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, आरएल और आरसी। आरसी व आरएल परिपथों का क्षणिक व्यवहार तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ये फोर्थ यूनिट में। 5 यूनिट में विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्लस बुक के पीछे आता है एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं परिशिष्ट, वो इसके अंदर है। फिर भी कुछ टॉपिक इसमें भी नहीं होंगे तो बाहर से आपको पूरे कोर्स जो कोटा यूनिवर्सिटी का या इस बुक के अंदर जितने भी चैप्टर आते हैं वो करवा दिए जाएंगे। तो फालतू बातें ना करते हुए तुरंत स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है अदिश और सदिश क्षेत्र। अदिश और सदिश क्षेत्र। आज का लेक्चर जितना ही बड़ा होगा वो आपको कम से कम 6 नंबर देके जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा किस्मत अच्छी हो तो ज्यादा से ज्यादा तो 16 तो नहीं देगा, 11 अवश्य दे सकता है। तो आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़े और जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक मैं वीडियो बनाकर डालता रहूंगा इसी पेपर के या ऑप्टिक्स के। और मुझे विश्वास है खुद पे कि आपको पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलते हैं आगे। यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट अधिकतम कितने नंबर की? 16 नंबर। नाम इसका अदिश और सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। नाम में क्या रखा है? चलते हैं आगे टॉपिक के अंदर बात करते हैं। तो पहले टॉपिक लेते हैं अपन इसका, बहुत ही प्यारा सा है टॉपिक। पहला टॉपिक है भौतिक राशि का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? भौतिक राशि का क्षेत्र। फिजिकल क्वांटिटी, इसके फील्ड के बारे में जानकारी देता हूं मैं आपको। भौतिक राशि तो पढ़ी होगी आपने 11th क्लास में। वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अपनी लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, आवेश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, बहुत सारी। अब भौतिक राशि का क्षेत्र क्या है? जैसे यहाँ पर कोई द्रव्यमान है, यहाँ पर क्या है? कोई द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान के यहाँ पर इस द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके चारों। पढ़ा इतना सा अपन है। अब इस द्रव्यमान के कारण इस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा। इसी उदाहरण से मैं इसकी परिभाषा बनाऊंगा। वह क्षेत्र या आकाश, आकाश का मतलब 3D में, 3V में, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान
भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। और उदाहरण दूं मैं आपको, यहाँ कोई मैंने चार्ज ले लिया आवेश, इस जगह आवेश ले लिया, इस आवेश के चारों ओर क्षेत्र बनेगा जिसको अपन विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, इसके चारों ओर क्षेत्र बन रहा है। उस विद्युत क्षेत्र का मान इस बिंदु पर, बिंदु का नाम है x1, y1, z1, दूसरा x2, y2, z2, तीसरा x3, y3, z3, इन तीनों बिंदुओं पर अलग अलग होगा। तो अपन बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान इन प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये क्या है, भौतिक राशि का क्षेत्र। क्या है ये, भौतिक राशि का क्षेत्र। और भी उदाहरण दूं मैं आपको, मैंने एक लोहे का गोला है एक, जिसको बहुत गर्म कर रखा है, यहाँ पर इस जगह पर गोला है यहाँ पर, और किसी स्टैंड से यहाँ पर उसको रख रखा है स्टैंड से। अब इस गोले के इस जगह पर ताप का मान, इस गोले के चारों ओर गोलाकार क्षेत्र में ताप का मान यहाँ पर कुछ और होगा। एक और बड़ा गोला बनाओ, उस पर कम होगा, और एक उसके पास में लो, तो गोले के यहाँ लिया तो इस पर ताप ज्यादा होगा, इस पर कम होगा और इस पर कम होगा। तो ताप भौतिक राशि, इस भौतिक राशि का मान अलग अलग बिंदुओं पर, पहले गोले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, तीनों गोले पर ताप का मान क्या है, अलग अलग। ठीक है, तो ताप क्या है, ये जो तीन गोले बनाए मैंने, ये क्या है, भौतिक राशि के क्षेत्र। क्या है ये, भौतिक राशि के क्षेत्र। तो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ध्यान से समझिए आप। वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान, जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु होता है जिस पर अपन मान ज्ञात कर रहे हैं, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण दूं मैं आपको एग्जांपल, तो हो गया इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसका होगा, द्रव्यमान का। सर कैसे, यहां पर मैंने कोई मास ले लिया m, इसके चारों ओर ये क्षेत्र है, तो इस बिंदु P पर और बिंदु Q पर, इस बिंदु P पर तीव्रता का मान E1 है, इस बिंदु Q पर तीव्रता का मान E2 है। तो जो भौतिक राशि का मान है, भौतिक राशि कौन, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर ज्यादा है और Q बिंदु पर कम है। मतलब भौतिक राशि का मान, ये जो प्रेक्षण बिंदु है ना जिस पर अपन मान ज्ञात कर रहे हैं, इन प्रेक्षण बिंदु के जो निर्देशांक है, जैसे मैं इसका निर्देशांक ले लूं x1, y1, z1, और इसके ले लूं x2, y2, z2, इन निर्देशांकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। ठीक है, तो उसको बोलोगे आप उस भौतिक राशि का क्षेत्र। परिभाषा मैं बता दूं, आएगी नहीं, पर दे रखी है तो पढ़ना पड़ेगा, समझे तो सही कि भौतिक राशि का क्षेत्र होता क्या है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। मैंने लिया गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किसका होगा, द्रव्यमान का। कोई द्रव्यमान है, उसके चारों ओर मैंने से क्षेत्र बना लिया, तो इस द्रव्यमान के कारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर कम है, ज्यादा है, Q बिंदु थोड़ा दूर है, तो उस पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो समझ में आया भौतिक राशि का क्षेत्र। अब भौतिक राशि की प्रकृति होती है दो प्रकार की, एक तो सदिश और एक अदिश। उन्हीं के आधार पर भौतिक राशि के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है सदिश क्षेत्र और एक है अदिश क्षेत्र। तो भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर जो क्षेत्र हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, और वो दोनों क्या करने, अपन को पढ़ने। तो पहले बात करता हूं मैं अदिश क्षेत्र की। किसकी, अदिश क्षेत्र की। अदिश क्षेत्र, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अदिश क्षेत्र की बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब यहीं से आधे नंबर का प्रश्न बन जाता है, अदिश क्षेत्र किसे कहते हैं, सदिश क्षेत्र किसे कहते हैं। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं अपन। इसी में
अब अदिश क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी मैं दे देता हूं आपको, बिल्कुल प्यार से समझिए। आप जहां दिक्कत है पूछ लेना। और ये सारी की सारी और भी वीडियो देखनी हो आपको 11th या 12th की या बीएससी की, तो अब ये चैनल है मेरा, फिजिक्स बाय डीके सर बूंदी, छोटी काशी बूंदी में। ध्यान से कोई कुछ भी देखना हो आपको, 11th 12th से संबंधित कोई चैप्टर है, कोई यूनिट है, उसके लेक्चर देखने हो, न्यूमेरिकल पार्ट देखना हो, तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। पहला भाग ये ले लेते हैं अपन। 2 भाग कौन कौन से? एक तो सदिश क्षेत्र, एक अदिश क्षेत्र। पहले ले लेते हैं अपन अदिश क्षेत्र। सर ये अदिश क्षेत्र क्या होता है? सीधी सी भाषा में समझना हो तो अदिश राशियां जो क्षेत्र उत्पन्न करती है उसी को बोलते हैं अदिश क्षेत्र। अब अदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। तो यहाँ पर अदिश राशि का मान किस पर निर्भर करेगा? केवल अदिश राशि का मान निर्भर करेगा प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर। किस पर? प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर। इसको तो ये तो चैनल का नाम, इसको तो हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैनल को नहीं हटाना, नाम हटा रहा हूं बस मैं। देखिए आगे अदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड। उसी से परिभाषा बनाते हैं अपन। क्या होगी इसकी परिभाषा? वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु। सर ये क्या होता है? जिस बिंदु पर अपन मान ज्ञात करें, प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर क्या करता हो? निर्भर करता है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। अदिश क्षेत्र कहलाता है वह क्षेत्र या आकाश जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। चलिए सर उदाहरण के पास चलते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से? अपार है उदाहरण, जितने से अपन जानते हो वो तो लिख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण विभव पढ़ा है आपने। फिर विद्युत विभव सर, और विद्युत फ्लक्स सर, और चुंबकीय फ्लक्स सर, और बताओ मन्नी भरा, ताप, घनत्व सर, और कार्य, फिर सर ऊर्जा, चाल, ये सब है, बहुत ही ETC। गुरुत्वाकर्षण विभव, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, हट गया इसका चुंबकीय फ्लक्स, और यहीं लिख देते हैं ताप। ये हो गए सर इनसे संबंधित। सर थोड़ा एग्जांपल देके समझाते हैं हम आपको। जैसे ये विद्युत विभव है, तो यहाँ पर कोई चार्ज होगा, इस चार्ज के चारों ओर क्या होगा सर? एक क्षेत्र होगा, एरिया होगा। अब इस चार्ज से इस बिंदु P पर, इस बिंदु P के जो निर्देशांक है सर, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की है R1। तो बिंदु P पर विभव का मान V1 बराबर KQ/R1 ये आ गया। इस बिंदु Q की बात करें जिसकी दूरी है R2, कितनी दूरी है? R2। तो उस पर विभव का मान KQ/R2 जाएगा सर। तो इस विद्युत विभव का मान इस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर, निर्देशांक में यहां पर ले सकता हूं x1, y1, z1,
इसके लिए ले सकता हूँ x2, y2, z2। सर पे r1 r2, ये r1 कैसे निकालोगे? जानते हो यदि ये मूल बिंदु, इसको मान लो, इसके निर्देशांक ये मान लो, तो r1 बराबर आप जानते हो रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हो। वो यहाँ पर मोस्ट नहीं है, यहाँ पर जो समझना है आपको, आगे सवाल आएंगे वहां मैं सब समझा दूंगा, सब क्लियर कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्लियर करने का मतलब नहीं कि मिटा दूंगा, समझा दूंगा हर प्रकार से। देखिए आगे, तो यहाँ पर कोई चार्ज है, इसके चारों ओर का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान V1 है और बिंदु Q पर विद्युत विभव का मान V2 है। अब बिंदु P और Q के निर्देशांक चेंज हुए तो उसका मान भी क्या हो गया? चेंज हो गया। तो विद्युत विभव का मान किस पर निर्भर कर रहा है? प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर। किस पर? प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर। आ गया समझ में? ऐसे ही यहाँ पर द्रव्यमान लो, क्या लो मैं? द्रव्यमान। और अलग अलग बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण विभव निकालूं तो विभव का मान क्या आएगा सर? अलग अलग आएगा। विभव का मान क्या आएगा? अलग अलग, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण विभव अदिश राशि है और उसके चारों ओर ऐसा क्षेत्र बना रहे जिसमें विद्युत विभव या गुरुत्वाकर्षण विभव, द्रव्यमान ले रहा हूं तो गुरुत्वाकर्षण विभव और आवेश ले रहा हूं तो विद्युत विभव का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होगा। अलग अलग बिंदुओं के लिए निर्देशांक भी अलग अलग होंगे, तो अदिश राशि का मान उसके निर्देशांकों पर क्या करता है? निर्भर करता है, तो वो कहलाएगा अदिश क्षेत्र। सर ताप कैसे? इसी में अपनी जो बुक है ये वाली विद्युत चुंबकी की, उसी में पीछे क्वेश्चन दे रखा है T बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, यहाँ y ले लेता हूं मैं y, ये हो गया सर। अब इस पर T1 के लिए मान निकालो। T1 सर इस बिंदु पर निकालना है, P बराबर 1,1,1 पर। T2 सर इस बिंदु पर निकालना है 2,2,2। तो एक बात सोचो, अलग अलग बिंदुओं के लिए T का मान क्या आएगा? अलग अलग। समझ में आया? तो अलग अलग बिंदुओं के लिए T का मान, ताप का मान अलग अलग आ रहा है। तो ये जो राशि है ये तो हो गई कौन सी राशि? अदिश राशि। और जो इससे संबंधित क्षेत्र बनेगा वो कहलाएगा अदिश क्षेत्र। क्या कहलाएगा वो? अदिश क्षेत्र। तो ये तो समझ में आ गया होगा, मिटा देते हैं इसको। परिभाषा को ध्यान रखें, परिभाषा आधे नंबर में पूछ ली जाती है। इसके अलावा और आगे ज्ञान की बातें करें, आइए समझिए आगे। देखो आगे इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं समझा देता हूं। पहला तो यह है, पहला पॉइंट ध्यान से समझते जाना। माना x, y व z निर्देशांक वाले बिंदु पर, x, y व z निर्देशांक वाले बिंदु पर, निर्देशांक वाले प्रेक्षण बिंदु पर, प्रेक्षण बिंदु पर अदिश राशि का मान फाई हो तो कितना हो? फाई। तो इसको किस प्रकार से लिखोगे? फाई किस बिंदु पर है? x, y, z। ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ये तो x, ये y और ये z, ये O, ये बिंदु P, x, y, z। अब जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है, उसके कारण यहाँ पर विभव कितना है? उस विभव का मान दे रखा है ऐसे, फाई इक्वल टू फाई x, y, z। ये वैसे मैं बता दूं, इसको भूल जाइए आप। सर किसी को बोलना इतना आसान है क्या? कोशिश करें, सब होगा। भूल भी सकते हैं, टारगेट केवल पढ़ाई रखो। आओ सर, इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये तो केवल एक इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि माना x, y व z निर्देशांक वाले प्रेक्षण बिंदु पर अदिश राशि का मान कितना है? फाई। फाई हो तो
अब इसको कैसे प्रदर्शित करोगे, फाई इक्वल टू फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ये जो मिलेगा आपको एक समीकरण मिलेगी, जिसे हम बताएं आपको, वो बोल दे विद्युत विभव। विद्युत विभव फाई बराबर, सर उसको वी से लिखते हैं, नहीं लिखना। यहां पर इसके अंदर जितनी भी अदिश राशियां हैं उसको फाई से लिखना है। फाई वो ऐसे देगा 4x² माइनस 3y² प्लस 2z²। तो ये जो ये फाई है ना, ये फलन है किसका, x कोमा y कोमा z का। तो फाई एक फलन के रूप में आएगा। तो यहाँ का मतलब ये है कि फाई का मान एक समीकरण से नहीं, फलन के रूप में होगा, जो किस किस पर निर्भर कर रहा होगा, x, y और z पर। ठीक है। फिर इसी के लिए यदि मैं इसका मान में 1,1 पर निकालूं, तो ये बिंदु P पर 1,1 के लिए इसका मान आ जाएगा। तो फाई 1 बराबर यदि निकाले अपन 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 और 1 का स्क्वायर, तो फाई 1 का मान आया 4 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 3। विभव है तो मात्रक वोल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ताप दे रखा है तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस इसका मतलब है समझना, कोई ऐसी समीकरण आएगी, कोई ऐसा फलन मिलेगा जो x कोमा y कोमा z पर निर्भर करेगा। सर ये हमेशा ऐसे ही मिलेगा क्या, फाई इक्वल टू फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यदि 3 डायमेंशन है तो ऐसा मिलेगा, 2 वाला है 2 पर ही निर्भर करे तो x कोमा वाई मिल जाएगा, या सर यह निर्भर करेगा फाई y कोमा जेड, या निर्भर करेगा सर फाई x कोमा जेड। 3D वाला है ना तो ये मिलेगा, 2D वाला है सर 1D, हाँ मिल जाएगा, वो भी फाई x पर निर्भर करोगा। इसके लिए किस प्रकार की समीकरण मिलेगी, 4x x² ऐसे कुछ भी मिल जाएगा। इसके लिए x² प्लस y² और इसके लिए x² प्लस y² प्लस z²। इस प्रकार से अपन को अदिश क्षेत्र मिलेगा। ये वाला तो एक दिशा के लिए होगा, ये वाला किसी तल में या दो दिशा में होगा, और ये वाला सर 3D में होगा। क्षेत्र चारों ओर गोलाकार बनेगा, बेलनाकार बनेगा या घनाकार, इस प्रकार का इसमें मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। अब पूरा ध्यान इसी में रखिए, लिखने का प्रयास ना करें। जिसको नोट्स लेने हैं वो मैसेज कर दें चैनल पर, तो वहां पर आपको PDF फाइल अवेलेबल करवा दी जाएगी। चलते हैं आगे, पहला पॉइंट कंप्लीट, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। अब सर ये क्षेत्र तो बन गया, हम 11th और 12th क्लास में पढ़ के आए कि क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत क्षेत्र को भी, चुंबकीय क्षेत्र को भी। तो यहाँ अदिश क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे सर, तो अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है वो सुनो। अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों समअदिश पृष्ठ द्वारा। अदिश क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे, समअदिश पृष्ठ द्वारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस द्वारा। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, सुनना ध्यान से। ये ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान होता है। मैं बताता हूं अब तुम्हें, ध्यान से समझना। यह पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज जहां रखा है उसको केंद्र मानो और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला बना दो। बना दिया गोला, पॉजिटिव चार्ज को केंद्र मानो और एक गोला बना दो। तो इस गोले के प्रत्येक बिंदु, इस गोले पर जितने भी बिंदु है उन सभी की दूरी इस चार्ज से क्या है, स्मॉल त्रिज्या के बराबर, दूरी समान है। जब इस चार्ज की इस पर दूरी समान है और मैं इस पृष्ठ पर विभव का मान ज्ञात करूं, तो इस गोले के सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या आएगा, एक समान। विभव का मान क्या आएगा, एक समान। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या हो, एक समान हो, वो कहलाता है समअदिश पृष्ठ। आधा नंबर है सर, क्या है ये, आधा नंबर, बिल्कुल याद रखिए। सबने में आया था क्या सर, बिल्कुल पेपर में मिल जाएगा, आपको टेंशन ना लो। चलिए आगे चलिए, समअदिश पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान क्या हो, एक समान हो, समअदिश पृष्ठ कहलाता है। और भी उदाहरण दो, ध्यान से समझना। मैं सूर्य देवता यहां बना देता हूं, ये सूर्य देवता, प्रणाम कर लो सूर्य देवता। ये सूर्य देवता अपन को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में या रेडिएशन के रूप में ऊष्मा अपने तक पहुंचाता रहता है। ये सूर्य देवता एक समान रूप से गर्म हो रहा है अंदर से, हर जगह एक समान रूप में। जैसे अब मैं क्या करूं, इसके चारों ओर एक ऐसे गोला बनाओ सर, ये गोला लो,
मैंने ये गोला बनाया, एक और गोला बनाया, अरे एक और बना दिया, बनाते जाओ सर, गोला गोला खेलते हैं, बन गया गोला। चलिए एक बात बताओ, इसकी ये डिस्टेंस ये वाली कहाँ से, केंद्र से, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली जितनी भी वाली है वो सारी, इस पर ताप है T1। फिर इसकी ये वाली डिस्टेंस इस पर ताप है T2। अरे लास्ट वाले की बात कर लो, इस पर भी कितनी है, इस पर ताप है T3। तो बात करते हैं अपन इस गोले की। इस गोले के जितने भी बिंदु हैं A B C D E F Z तक, जितने भी बिंदु है, अभी तो 26 नहीं, अनंत बिंदु है, इन सभी बिंदुओं की इससे दूरी क्या है, एक समान। जब दूरी एक समान है तो इस पर ताप भी क्या होगा, T1 एक समान होगा, क्योंकि ताप तो यहां से जैसे 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 दूर 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 तक जाएंगे अपन, तो ताप के मान में क्या होगी, कमी। लेकिन यहां से ये दूरी समान, ये दूरी समान, ये दूरी समान और ये एक समान, चारों दिशाओं में एक समान विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, तो ताप का मान भी क्या होगा, एक समान। तो ताप का मान भी क्या होगा, एक समान। सुनिए आप, ताप का मान भी क्या होगा, एक समान। तो ये ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान एक समान है, तो इसी को बोलते हैं अपन समअदिश पृष्ठ। सर अदिश क्यों बोला, क्योंकि ताप ताप ताप, पाप नहीं ताप कौन सी राशि है, अदिश राशि। ताप कौन सी राशि है, अदिश राशि। फिर सर दूसरा क्या बना, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली नहीं, ये वाली दूरी, ये दूरियां भी क्या है, इसकी एक समान है। इस पृष्ठ की इसके केंद्र से दूरियां क्या है, एक समान। जब दूरियां एक समान है तो यहाँ पर जितने भी बिंदु हैं इस दूसरे पृष्ठ पर, इन सभी पर भी ताप का मान एक समान होगा, तो ये भी क्या होगा, समअदिश पृष्ठ। लेकिन इस पृष्ठ और इस पृष्ठ, यहाँ पर ताप T1 है, इस पृष्ठ पर ताप T2 है। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर भौतिक राशि का मान, अदिश राशि का मान क्या हो, नियत हो, स्थिर हो, नियत हो, उसको बोलेंगे एक समान हो, उसको बोलेंगे अपन समअदिश पृष्ठ। क्या बोलेंगे, समअदिश पृष्ठ। तीसरे पृष्ठ की बात करें तो तीसरे पृष्ठ की दूरी ये, इस पृष्ठ की दूरी ये, इस पृष्ठ की दूरी ये, और इस पृष्ठ की दूरी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर है। तो ये ऐसा पृष्ठ आ गया जिस पर ताप का मान कितना है, T3। सूर्य को केंद्र पर रख रखा है और चारों ओर ऐसा पृष्ठ बनाया गया है जिसके प्रत्येक बिंदु पर ताप का मान क्या है, एक समान। तो सर ये तीसरा समअदिश पृष्ठ बन जाएगा। चलिए आगे, तो मैं परिभाषा लिख देता हूं किसकी, समअदिश पृष्ठ की। किसकी, समअदिश पृष्ठ की। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो अपन चलते हैं 12वीं क्लास में। समविभव पृष्ठ का नाम सुना होगा, परिभाषा भी सुनी होगी। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, समअदिश समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है वह, समविभव पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, एक समान, वो क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। यहां पर क्या आ गया, समअदिश पृष्ठ। और ये केवल किस किस के लिए होगा, जितनी भी अदिश राशियां है ना, जितनी भी अदिश राशियां हैं, अदिश क्षेत्र है, उनके लिए परिभाषित होगा। उनके लिए क्या होगा, परिभाषित। ताप के लिए मैंने बता दिया, विद्युत विभव के लिए भी देख सकते हैं, अभी देख लेंगे अपन। गुरुत्वाकर्षण विभव के लिए भी देख लेंगे जो भी आएगा बीच में, काहे को टेंशन ले रहे हो। आओ सर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, समअदिश पृष्ठ। समअदिश पृष्ठ परिभाषा को समझो, फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा ये। समअदिश पृष्ठ क्या है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर किसका, अदिश राशि का मान। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं या प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान होता है, एक समान होता है, समअदिश पृष्ठ कहलाता है।
समअदिश पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान होता है समअदिश पृष्ठ कहलाता है। देखिए सर, उदाहरण तो मैं आपको बहुत सारे दे दूंगा, टेंशन ना ले आओ। ये मैंने यहाँ एक द्रव्यमान को छोड़ो, एक आवेश ले लिया मैंने कैपिटल क्यू। क्या ले लिया सर? कैपिटल क्यू आवेश। इस आवेश के चारों ओर ये मैंने इसको केंद्र मानकर एक गोला बनाया। तो इस आवेश को तो केंद्र मानकर गोला बनाया, तो इसकी दूरी तो ले ली मैंने r1। तो यहाँ v1 का मान होगा, विभव का मान v1 बराबर kq/r1। अब ये जो मैंने गोला बनाया ना, गोलाई ये आवेश और इसके चारों ओर क्या बना रहा हूं मैं? गोला। ये गोला बनाया, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? इतना है सर। दूसरा एक और गोला बना दिया सर। आज बड़े गोले बना रहे हो सर। आगे देखो, ये R2। R2 पर मान कितना होगा? V2 बराबर kq/R2। ये यहां पर मान हो जाएगा, तो ये भी क्या है? समअदिश पृष्ठ। और ये भी क्या है सर? समअदिश पृष्ठ। ये भी क्या आ गया? समअदिश पृष्ठ। ठीक है। ऐसे मैंने सूर्य का तो बता दिया था ताप के लिए। द्रव्यमान का भी ले सकते हो, ये द्रव्यमान, इसके चारों ओर बनेगा गुरुत्वाकर्षण विभव, ये इन पर गुरुत्वाकर्षण विभव। तो इस पर गुरुत्वाकर्षण विभव का मान होगा -gm/r1। ये दूरी है, तो v1 बराबर होगा -gm/r1। और इस पर हो जाएगा सर जी v2 बराबर -gm/r2। तो ये पृष्ठ बने, ये क्या है? समअदिश पृष्ठ। क्या है ये? समअदिश पृष्ठ। ठीक है। अब यहीं पर मैं एक स्टार लगाऊंगा। किसके लिए? समअदिश पृष्ठ के लिए। सर क्या लगाओगे स्टार में? हम सुना देते हैं आपको। एक बात बताओ, दिख भी रहा होगा, इस समअदिश पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर इस विभव का मान यही तो है। इस पर भी विभव का मान कितना है? यही तो है। तो समअदिश पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जब विभव का मान एक समान है, तो आप बोल सकते हो कि समअदिश पृष्ठ एक मान्य फलन होते हैं। खतरनाक बात है सर, यहां लिख देता हूं मैं। समअदिश पृष्ठ एक मानी फलन होते हैं। एक मानी फलन होते हैं। एक मानी फलन का मतलब एक स्थिति पर एक ही मान देंगे, यहां पर ये v1 मान देंगे और यहां पर ये v2 मान देंगे। स्थिति के लिए होते हैं एक मानी फलन। कोई समीकरण देगा तो उस पर बिंदु रखोगे। जैसे मैं बात कर दूं, मैंने ये समीकरण दिया सर आपको, x² + y² + z²। तो v1 इक्वल टू मैं निकालो किस बिंदु पर? 2,2,2 पर। फिर अगला पॉइंट ले लो मैं 3,3,3, तो अलग अलग बिंदुओं पर मान अलग अलग मिलेगा। तो बिंदुओं का मान चेंज करने पर मान इसका अलग अलग आ रहा है, तो ये क्या है? केवल एक बिंदु पर तो एक ही मान देगा, तो इसको बोलोगे आप सममानी फलन। क्या बोलोगे? सममानी फलन, क्योंकि समअदिश पृष्ठ पे एक ही मान है और इस दूसरे पृष्ठ पर दूसरा मान है, लेकिन वो इस पृष्ठ के लिए तो क्या है? कांस्टेंट। ये हो गया सर सममानी फलन का पॉइंट बता दिया मैंने आपको। समअदिश पृष्ठ क्या होता है वो भी प्यार से समझा दिया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़े अपन, तो अगला पॉइंट आता है इसमें, सुनना ध्यान से। दो समअदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। सर क्या है? क्वेश्चन बन जाए, दो समअदिश पृष्ठ क्या एक दूसरे को काटते हैं? तो नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते? सुनना। ये मैंने कोई चार्ज लिया, चार्ज, इसके यहाँ मैंने समअदिश पृष्ठ ये बनाया, इसका समअदिश पृष्ठ बन गया, इसका समअदिश पृष्ठ। अब यदि कोई दूसरा समअदिश पृष्ठ ऐसे, एक का ऐसे और एक का ऐसे, इसी चार्ज के दो समअदिश पृष्ठ बना दो और जो एक दूसरे को काट रहे हो, तो जहां पर कटान बिंदु होगा उस पर तो यह कटान रेखा होगी, उस बिंदु पर तो कितने मान मिलेंगे? 2 मान मिलेंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि दोनों क्षेत्रों का ऐसे ये कटान बिंदु या कटान रेखा भी मिल सकती है, कटान तल भी मिल सकता है पृष्ठों के लिए। तो दोनों क्षेत्रों के लिए कटान बिंदु कटान रेखा पर कितने मान मिलेंगे? एक मान तो इसका और एक मान इसका, तो 2 मान मिलेंगे, जो कि संभव नहीं है। तो अपना पॉइंट क्या है? दो समअदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
दो समअदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि वे एक दूसरे को काटते हैं तो उस कटान बिंदु या रेखा पर, बिंदु पर भी काट सकते हैं, केवल टच ही करवाएं तो बिंदु पर, अंदर से पूरा काट दे तो रेखा पर, तो वह उस कटान बिंदु या रेखा पर दो मान, या ऐसे बोलेंगे इसको, दो समअदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। यदि वे एक दूसरे को काटते हैं तो उस कटान बिंदु या रेखा पर समअदिश राशि के दो मान प्राप्त होते हैं, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। दो मान प्राप्त होंगे जो कि क्या नहीं है, संभव। कैसे सर? एक तल तो मैंने ये बना लिया और इसी पर एक तल इस प्रकार से बना दूं मैं, तो मेरी बात सुनना, इधर वाला जो बन रहा है ये तो φ1 है, अदिश राशि को इसी से दर्शा रहे, और ये φ2, इसका तो इधर कोई गोला बना होगा जिससे आया होगा, और इसका कोई इधर गोला बना होगा जिससे आया होगा। अरे बोलो, अब इस पृष्ठ पर जहां जहां काट रहा है एक दूसरे को, तो उस कटान बिंदु पर या कटान रेखा पर φ1 भी है, φ2 भी, जो कि क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। तो पॉइंट को आप फिर ध्यान से सुने, दो समअदिश पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। यदि दो समअदिश पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं, कोई बोल दे काट रहा है तो क्यों संभव नहीं है ऐसा? यदि दो समअदिश पृष्ठ एक दूसरे को काटते हैं तो उस कटान बिंदु या कटान रेखा पर समअदिश राशि के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव। सर ये मैंने आपको अदिश क्षेत्र से संबंधित जितने भी पॉइंट थे बन सकते थे वो मैंने आपको समझा दिए। एक बार मैं जितना समझाया उसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। भौतिक राशि का क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्रीय आकार जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर, भौतिक राशि की प्रकृति के आधार पर क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अदिश क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्रीय आकार जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण है इसके विद्युत विभव, गुरुत्वाकर्षण विभव, विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, ताप घनत्व, ऊर्जा, दाब को भी ले सकते हो। ये सब क्या इसके उदाहरण है। अदिश राशि अदिश क्षेत्र से संबंधित, अदिश क्षेत्र से संबंधित होगा कौन? अदिश राशियां। अब अदिश राशियां क्या होगी? जो मान पर निर्भर करेगी, केवल निर्देशांकों के मान पर निर्भर करेगी। ठीक है। फिर मैंने बताया कि कोई अदिश राशि है जो निर्देशांक x, y, z पर निर्भर कर रही है, तो उसको कैसे दर्शाओगे सर? फाई इक्वल टू फाई x, y, z, t इक्वल टू, यहाँ t आ जाएगा x, y, z, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ v इक्वल टू v x, y, z, ये आ गया सर। इसमें कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। केवल यहाँ पर क्या है, निर्देशांक है सर। ये 3D में बात बताई दीदी, दो निर्देशांक है 2D में, तीन निर्देशांक है 3D में। फिर इसके बाद आया कि क्षेत्र है, तो क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो क्षेत्र को कैसे प्रदर्शित करें, तो मैंने बताया कि जो अदिश राशि है उसको समअदिश पृष्ठ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर बात आई कि समअदिश पृष्ठ क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक समान होता है, उसको बोलते हैं समअदिश पृष्ठ। ठीक है। मैंने गोला बनाकर बता दिया कि आवेश के कारण गोलाकार मिलेगा, द्रव्यमान के कारण भी गोलाकार मिलेंगे समअदिश पृष्ठ। ताप का सूर्य वाला उदाहरण लिया, उसके कारण भी गोलाकार मिलेगा। जरूरी नहीं कि हमेशा ही गोलाकार मिले, समतल ऐसे भी मिल सकता है, समतल ऐसे दीवार टाइप, समतलाकार भी बोल सकते हो। अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग मिल सकते हैं। पढ़े हैं आपने इसमें विद्युत क्षेत्र वाला जो चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र हो तो उसके लिए इस प्रकार से मिलेगा विद्युत विभव का मान एक प्लेट के रूप में। चलो आगे बात करते हैं, इनको तो नहीं रहने देते हैं। अब समअदिश पृष्ठ के बारे में फिर क्या बताया कि समअदिश पृष्ठ है ना, वो एक मान्य होते हैं। एक समअदिश पृष्ठ पर एक ही मान प्राप्त होंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कि दो समअदिश पृष्ठ एक दूसरे कभी नहीं काट सकते। ठीक है। यदि वो काटते हैं तो जिस रेखा पर या बिंदु पर काट रहे हैं वहां कितने मान मिलेंगे? दो, जो कि संभव नहीं है। अब चलते हैं अपन किस पर? सदिश क्षेत्र पर। किस पर चलते हैं? सदिश क्षेत्र पर। ये मैंने ले लिया सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र वेक्टर फील्ड।
बस उसी प्रकार से बनानी है अपन को जिस प्रकार से मैंने किसकी बनाई थी, अदिश क्षेत्र की। सदिश क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि का मान, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि का मान। अब सदिश राशि है तो 11th क्लास में पढ़ के आएंगे, सदिश राशि में के पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो सदिश राशि के कोष्टक में क्या लिखेंगे, या तो परिमाण या दिशा या दोनों। सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वो कहलाएगा सदिश क्षेत्र। वापिस, वह क्षेत्र या आकाश, त्रिविम भी बोल सकते हो, आकाश जिसमें सदिश राशि का मान, सदिश राशि का मान में क्या क्या लिखे अपन, परिमाण या दिशा या दोनों। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि का मान, परिमाण या दिशा या दोनों, वही प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र या आकाश जिसमें सदिश राशि का मान। अब सदिश राशि है तो हम आपको बताएं भूली बिसरी बातें, सदिश राशि हो तो सदिश राशि के पास दो चीजें होती है, एक तो दिशा और एक होता है परिमाण। इनसे मिलकर बनी होती है कौन, सदिश राशि। और अदिश के पास केवल और केवल, बेचारी अदिश राशि के पास केवल क्या होता है, परिमाण। इसके पास दिशा नहीं होती, कहाँ जा रही है किधर जा रही है कोई पता नहीं अदिश राशि का। तो सदिश राशि का पता भी है कि कहाँ जा रही है, कितने मान से जा रही है। और सदिश राशि में परिवर्तन दिशा से भी होता है, परिमाण से भी होता है और दोनों से भी। तीन प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा से भी, परिमाण से भी या दोनों से भी। बात करते हैं आगे उसके उदाहरण। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, सदिश क्षेत्र का ये आ गया सर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, फिर आ गया सर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। फिर सर और भी ले इसको, बल ले लो, बल क्षेत्र तो लगाया नहीं, क्षेत्र ले लिया सर बल। फिर यहीं से तीन बन जाएगी, विद्युत बल भी, चुंबकीय बल भी, गुरुत्वाकर्षण बल भी। ये आदि लगा देता हूं मैं, आदि वेग हो गया, त्वरण हो गया, ये आदि। ठीक है, अब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं वो सुनना ध्यान से। माना x, y व z निर्देशांक वाले प्रेक्षण बिंदु पर सदिश राशि ए वेक्टर का सदिश राशि का मान, ए वेक्टर हो तो कैसे लिखें इसको। माना x, y व z निर्देशांक वाले प्रेक्षण बिंदु पर सदिश राशि का मान ए वेक्टर हो तो लिखने का तरीका प्यारा सा यही है, बिल्कुल यही तरीका है सर। उसमें क्या था, फाई इक्वल टू फाई x, y, z, इसमें ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर x, y, z। अरे सर समझाओ, ये लो, ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे दी, तो ये कैसे 2xi माइनस 2z अब ढंग से देखो, मान भी है और i कैप j कैप k कैप दिशा भी है। इस प्रकार से मिलेगा क्या, कौन मिलेगा ऐसे सदिश क्षेत्र। कौन मिलेगा, सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र को ऐसे प्रदर्शित करोगे इस प्रकार से, i कैप j कैप k कैप के रूप में ले रखा है तो ये है, और नहीं ले रखा है
केवल दिशा ही ये आई कैप जे कैप के कैप नहीं है, तो इसका भी वेक्टर जाएगा, फिर वो अदिश क्षेत्र होगा सर। क्या होगा वो? अदिश क्षेत्र। इसके पास क्या क्या होगी? दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, क्योंकि ये सदिश राशि से संबंधित सदिश क्षेत्र है, और सदिश क्षेत्र को अपन परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों से दर्शाएंगे। चलते हैं आगे सर। सदिश क्षेत्र भी हो गया अपना, ठीक है। इधर से बल भी आ सकता है, ये बल F वेक्टर बराबर माइनस KX वेक्टर पढ़ाए हैं। तो अभी केवल एक ये वन डायमेंशनल है, तो एक दिशा पर निर्भर कर रहा है, ये तीनों पर कर रहा है। कभी कभी दो से भी मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? दो दिशा से। तो यहाँ निर्भर है तीन निर्देशांकों पर। इसके निर्देशांक एक भी आ सकते हैं, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। क्षेत्र की आकाश की बात करें तो आकाश का मतलब स्पेस में तो 3D में आएगा सर। चलो ये सदिश क्षेत्र भी हो गया। यहाँ तीन ही परिभाषा पूछी जाती है, सदिश क्षेत्र हो, अदिश क्षेत्र हो या समअदिश पृष्ठ हो, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है। अब जैसे अपन ने मतलब हम लोगों ने अदिश पृष्ठ को समअदिश पृष्ठ से अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित किया, वैसे ही कुछ रेखाओं द्वारा किसको प्रदर्शित करते हैं? सदिश क्षेत्र को। किसको? सदिश क्षेत्र को। सुनना आप, इसके लिए क्या होता है बड़े ध्यान से सुनना सर। ये मैंने पहला पॉइंट ले लिया, सदिश क्षेत्र को, सदिश क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा, सदिश क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें क्षेत्र रेखाएं, उनको क्या बोलते हैं? क्षेत्र रेखाएं। उन्हें क्षेत्र रेखाएं या दूसरा नाम फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। वापिस सुनो, सदिश क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अब सुनो अगला और पॉइंट। जैसे सर ये क्या हुआ, हम बता दें आपको, उदाहरण ले लेते हैं। एग्जाम्पल बना सर, समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल दे दिया करो। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव कैपिटल क्यू बेचारा अकेला ही है, जोड़ा बना नहीं इसका, तो ये इसका क्षेत्र। अब इसको कैसे प्रदर्शित करोगे? यहाँ से इससे, ये छोटा सा आवेश मैंने ले तो बंद हो, इतना बड़ा विखा है बोले, इधर ये सदिश क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ इनको बोलोगे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत फ्लक्स रेखा। सर ये तो बेचारा अकेला रह सकता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उदासी जिंदगी इसकी। आओ, ये कभी अकेले नहीं रह सकते। जब भी आप इनके टुकड़ों करोगे तो ये जोड़े के रूप में मिलेंगे। कोई यहाँ से काटेगा फिर भी NS बना लेगा, तो ये दोनों कभी इनको अपन जुदा नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, इनको मार दो, पीट दो, काट दो, तोड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो, कभी भी अब इन दोनों को न्यारा मतलब अलग नहीं कर सकते। तो सर ये यहाँ पर इस प्रकार की बनेगी, इसकी N से तो बाहर निकलती है और S में प्रवेश करती है। S में क्या करेगी सर? प्रवेश। तो ये सदिश क्षेत्र रेखाएं हो गई। ये तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित हुई, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत फ्लक्स रेखाएं, ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। कभी कभी बल भी बोलते थे, बल के अनुसार विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, क्योंकि ये उस बिंदु पर भी बताऊंगा मैं, बल के दिशा को भी बताती है और एक क्षेत्रफल से यदि इनको गुजारा जाए रेखाओं को तो उनकी संख्या परिमाण को बता देती है। ठीक है, इतना तो कुछ नहीं जानना, जितना मैं बताऊं उतना जानते जाओ, वो इनफ है। ज्यादा ज्ञान लेना हो तो फिर चलो आगे देखो। आगे सर, सदिश क्षेत्र को जिन रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं कहते हैं। प्रदर्शित कर ली सर, हटाइए इनको, मिटा दिया जाए। देखो इधर सदिश क्षेत्र रेखाओं से संबंधित और दो चार बातें और अपन लिख लें तो अच्छा रहेगा। ये भी तो नहीं समझ रहे, जाने कहाँ वक्त है ये। आइए अगला पॉइंट, अच्छा सा पॉइंट है। किसी सदिश क्षेत्र रेखा
किसी सदिश रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या ये पॉइंट बहुत प्यारा सा पॉइंट है। किसी सदिश क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। किसको? दिशा को, परिमाण को नहीं, केवल दिशा को। उदाहरण दो सर, देते हैं उदाहरण। ये कोई ऐसे रेखा है, ऐसे रेखा, ये कौन है? ये रेखा सीधी नहीं है, वक्र रेखा है, वक्र रेखा। मैंने यहाँ बिंदु P ले लिया सर। क्या ले लिया? बिंदु P। क्या ले लिया सर? बिंदु P। इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये बताएगी, यदि ये विद्युत क्षेत्र की रेखा है, तो ये बताएगी दिशा को। कहाँ की दिशा को? बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो बताएगा। ये तीर का चिन्ह किधर जा रहा है, उधर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं बोल दूं कि ऐसे कोई इस प्रकार से भी है सदिश क्षेत्र रेखा, इस प्रकार से भी है, तो इस बिंदु पर यदि मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो ये बताएगी सर किसको? सदिश क्षेत्र की दिशा को। किसको बताएगी? सदिश क्षेत्र की दिशा को। सर ऐसा विद्युत क्षेत्र किसका बनता है? ऐसा तो नहीं बनता, लेकिन चुंबक का ऐसा तो बनता है, NS, और इस पे यूं तो बनेगा। अब तुम यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर दिशा जाएगी, ये B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। किसकी आएगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की। ये यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा सर? B वेक्टर। इस जगह भी चेंज हो जाएगी। तो अलग अलग बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की दिशा अलग अलग है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी क्या होगी? अलग अलग, न्यारी न्यारी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, दो सदिश क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। दो सदिश क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि संभव नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, कितने भी चार्ज हो, कितने भी क्या हो चार्ज, या कितने भी चुंबकीय हो, कितने भी द्रव्यमान हो, और किसी बिंदु पर आप बहुत सारे द्रव्यमान, बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे चुंबकीय हैं, किसी बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र के, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकाल रहे हो, मान निकाल रहे हो, तो एक बिंदु पर सभी के कारण तीव्रता और मान एक ही मिलेगा। M1, M2, M3, M4 बिंदु P पर सबका परिणाम जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा एक ही मान होगा, वैल्यू एक ही होगी, डायरेक्शन भी एक ही होगी। समझ में? अरे हम यहाँ हैं, 10 न्यूटन से कोई रस्सी से इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 50 से इधर, तो ये 10 कैंसिल, 50 से बचा, तो हम इधर निकल लेंगे यार। अरे बोलो सही है, आगे चलो। अगला पॉइंट क्या है? दो सदिश क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो दो सदिश क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को, या दो सदिश क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। आओ हम समझाते हैं। एक तो ये रही, दूसरी ये रही। इस रेखा के लिए स्पर्श रेखा ये हो गई सर E1 वेक्टर, और इसके लिए स्पर्श रेखा ये हो गई सर E2 वेक्टर। थोड़ा इसको टच करो सर। ये रेखा इसे बोल रहे डोंट टच मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर ऐसे स्पर्श कर दिया मैंने, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ। अरे मान लो यार, टच हो गई है, ठीक है। तो इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची अपन ने? जहां काट रही है ना, जहां काट रही है वहां कितनी? 2। तो 2 स्पर्श रेखा की, तो एक बिंदु पर 2 तीव्रता की दिशा आ रही है, जो कभी भी संभव नहीं। फिजिक्स में तो नहीं है संभव। जब ये संभव नहीं है तो क्या है? गलत। तो अपन क्या बोलेंगे? दो सदिश क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ठीक है, अब सुनो, माँ की भी सुनो। एक बात बताओ, इस बिंदु पर मान तो एक ही होगा, तो जिस प्रकार अदिश पृष्ठ
सम अदिश पृष्ठ एक मानी फलन होते हैं, उसी प्रकार क्षेत्र रेखाएं भी, क्षेत्र रेखा का मतलब है ये रेखा के एक बिंदु पर एक स्थिति में, क्षेत्र रेखाएं भी स्थिति फलन एक बिंदु के लिए, स्थिति फलन के लिए, एक स्थिति फलन के लिए एक मानी फलन होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्या? ये कोई क्षेत्र रेखा है, इसके एक बिंदु पर एक मान ही मिलेगा, दूसरे बिंदु पर दूसरा मान मिलेगा, तीसरे बिंदु पर तीसरा मान मिलेगा। समझ में आया? तो एक स्थिति पर तो एक ही मान मिलेगा, तो स्थिति फलन का मतलब है कि एक स्थिति पर एक ही मान मिलेगा, तो इसको बोलेंगे एक मानी फलन। क्या बोलेंगे अपन इसको? एक मानी फलन। क्या बोलोगे आप इसको? एक मानी फलन। अब अगला टॉपिक आता है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, अदिश क्षेत्र की प्रवणता या अदिश फलन की प्रवणता। 4 डेरिवेशन है इसमें चैप्टर में, अच्छे उनमें से पूछे जाते हैं। अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ ले, अभी जितना ही बड़ा है मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 परिभाषाएं पूछेगा। जो अगला टॉपिक आएगा वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो आप बिल्कुल जितना भी समझाया मैंने, मेरे को पता है बिल्कुल अच्छा समझाया आपने, बहुत प्यार से समझाए। तो थोड़ा ध्यान रखें, मतलब एयरफोन लगा के बिल्कुल 1 या 2 बार सुन लोगे आप तो इनको याद हो जाएगा और समझने भी आ जाएगा। और ऐसा समझाया कि आप खुद किसी दूसरे को इतना तो पढ़ा सकते हो। आगे का मेरे को भरोसा नहीं, आगे का तो जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊँ वैसे वैसे आप समझते जाइए, ठीक है। तो मेरा जो चैनल है फिजिक्स बाय डीके सर बूंदी छोटी काशी, वो जो चैनल है उसको आप अच्छे लगते हैं वीडियो तो देख लीजिए। मैं सब्सक्राइब और लाइक के लिए नहीं बोलूंगा, अच्छे लगते हैं बिल्कुल देखिए। लॉकडाउन चल रहा है, हम भी फिर बढ़िया वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद।